पर हम आपको बता दें उमर गौतम को लेकर, जिसमें एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में बड़े खुलासे सामने आए हैं। एटीएस जांच में सनसनीखेज दावा किया गया है कि आरोपियों से धर्मांतरण के मामले को लेकर एक रजिस्टर बरामद किया गया है, मोबाइल डिटेल भी मिली है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, जिसमें देश की आबादी संतुलन को बदलने की साजिश साफ तौर से दिखाई देती है। विदेशी संस्थाओं की फंडिंग, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी इसमें शामिल बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, धर्म बदलने वालों के मन में नफरत भरा गया ताकि देश का माहौल बिगाड़ा जा सके, यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग जो थी वो देश के माहौल को बिगाड़ने की थी। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से पूछताछ में बड़े बड़े अब खुलासे एटीएस कर रही है, एटीएस जांच में सनसनीखेज दावा हुआ है और ये दावा एटीएस ने ये किया है कि आरोपियों से धर्मांतरण को लेकर एक रजिस्टर बरामद किया गया है, जिसमें साफ तौर से डिटेल लिखा गया कि कितने लोग का धर्म परिवर्तन करवाया गया। साथ ही मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी मिले हैं, इससे भी बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ऋषभ के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, इस वक्त क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यूपी एटीएस को रिमांड मिल चुकी है। इस वक्त यूपी एटीएस के कब्जे में आ गए हैं दोनों आरोपी, उमर गौतम और जहांगीर। उमर गौतम के गिरफ्तारी के समय जो रजिस्टर बरामद हुए थे धर्मांतरण से संबंधित, जिसमें डेटा था करीब 1000 लोगों का, जिनको गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनाया गया है। अब तस्दीक की जाएगी उनके क्रेडेंशियल्स की कि वो क्यों परिवर्तित किए गए, क्या उनको कोई धोखा दिया गया, उनको धन दिया गया, लालच, दबाव, क्या चीज़ें थी, और इसी के साथ साथ इनके पास धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही थी। बात करने के लिए हमारे साथ खुद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। सर, अब आज से रिमांड शुरू हो गई है, रिमांड के दौरान किन बिंदुओं पर पूछताछ होगी? जो विवेचना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विवेचना है, इसका एक विवेचना का प्लान है, जैसे कि किन किन स्रोतों से पैसे आए, किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हम लोग जो प्रोफाइलिंग की है, उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से कन्वर्शन हुए हैं वो आसाम है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और यूपी है। तो अब इनके अलावा भी कोई प्रदेश है या इन्हीं में संख्या ज़्यादा होगी, ये जब सारे आंकड़े खंगाले जाएंगे और इनका जब एनालिसिस किया जाएगा तब इसमें चीज़ें प्रकाश में आएंगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से संख्या 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। आज एक पब्लिक डोमेन में उमर गौतम का खुद का वीडियो चल रहा है, जिसमें खुद ही उसने ये तस्दीक किया है कि लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण उन्होंने कराया है। सर, जैसा एटीएस के विवेचक की ओर से रिमांड अर्जी कोर्ट में दी गई है, उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि एक सोची समझी साजिश है देश के जनसंख्या संतुलन को, जो डेमोग्राफी रेशियो है, उसको बिगाड़ने का। क्या ऐसी कुछ इनपुट हैं? ये विवेचक ने कोर्ट को क्या दिया, ये गोपनीय दस्तावेज है और ये कोर्ट के खुद के पेरुसल के लिए है। इस संबंध में विवेचक के विवेक को के बारे में बोलना अभी उचित नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि ये सोची समझी साजिश के तहत कराया जा रहा था और ये स्वयं स्वेच्छा से धर्मांतरण नहीं हुआ है। ये या तो उनको किसी तरह के लालच दी गई है, उनको भय दिखाया गया है, या उनके दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाकर इस तरह की चीज़ें कराई गई हैं। और यही सभी साक्ष्य हम लोग एकत्रित कर रहे हैं ताकि
मजबूत साक्ष्य हमारे पास हो कोर्ट में इनके जुर्म को प्रूफ करने के लिए। सर उसी रिमांड अर्जी में ये भी जिक्र किया गया है कि इनके आरोपियों के जो मोबाइल का डेटा एक्सट्रैक्शन है उनकी डिटेल्स को और वेरीफाई किया जाएगा, और उसमें कुछ ऐसे नंबर्स मिले हैं जो ISI से या विदेश के जो नंबर हैं, इसी के साथ इस्लामिक दावा फाउंडेशंस को जो रकम मिल रही है वो भी विदेश से आ रही है। ये तो पहले से ही हमने बताया था कि इसमें जो फंड का ट्रांजैक्शन है वो विदेशों से भी है और देश से भी है और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में है। तो ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है, और जहाँ तक किसी एंटी नेशनल ऐसी संस्था जो कि हमारे यहाँ किसी तरह से गलत गतिविधियों को अंजाम दे रही है उससे है कि नहीं, इसके बारे में अभी चीज़ें विवेचना हो रही है, और जैसे ही कुछ ऐसे कंक्लूसिव प्रूफ मिलेंगे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सर, एक नोएडा के एक इंस्टीट्यूट की बात चलती है जो डम्प एंड डफ सोसाइटी वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पर बता रहे हैं कुछ कश्मीरी छात्र थे, वो भी वहाँ रखे गए थे, और तमाम साइन लैंग्वेजेस के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जा रहा था या इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। क्या कोई अभी तक ऐसा इनपुट है कि इनको कश्मीर भेजा जा रहा है या किसी भी तरह से किसी आतंकी गतिविधि या किसी आतंकी संगठन से जुड़ने के सबूत मिल रहे हों? जो वहाँ जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग डेफ एंड डम्ब हैं उनको आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही इस तरह की जिनके पास इस तरह की फिज़िकली जो चैलेंज्ड हैं उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो इस तरह का नहीं होता कि वो स्वयं के विवेक से चीज़ें डिसाइड करें, जैसा कि कुछ मूक एंड बधिर बच्चों के गार्जियंस ने भी ये बताया है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है, उसके कंसेंट को कैसे इन लोगों ने माना और कैसे कार्रवाई की, और उसमें से कुछ बच्चे बाहर भी गए हैं, ये सभी चीज़ें अभी विवेचनाधीन है कि बच्चे कहाँ कहाँ भेजे गए और किन किन चीज़ों में है, उस संस्था का क्या रोल है जहाँ पर थे, उन लोगों ने इस तरह के क्रॉस चेक्स क्यों नहीं किए। ये तमाम बिंदु हैं जो उस पर विवेचना आगे चल रही है। सर, क्या कुछ धर्मांतरण कराए गए लोगों से अभी तक आपकी पूछताछ या बातचीत हो पाई है, और क्या ये किसी सेंट्रल की एजेंसीज NIA या ED तक जा सकता है मामला? हमारी बात जो उनके जो लोग धर्मांतरण जिनका बच्चों का हुआ है उनके कुछ के गार्जियन से हुई है, और जहाँ तक अन्य एजेंसियों का सवाल है उनका अपना भी ब्रीफ है, उनका अपना तरीका है विवेचना का। अगर वो स्वतंत्र हैं इस विवेचना को अपने स्तर पे भी करने के लिए, तो उस संबंध में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर कोई भी सहयोग या तो मुझे हम लोगों को उनसे अपेक्षित होगा या उन्हें हमसे अपेक्षित होगा, तो हम पूरा सहयोग लेंगे भी और देंगे भी। सर, एक ये भी जानकारी मिल रही है जो इस्लामिक दवा सेंटर है उसके पास फंडिंग जो हो रही थी अमेरिका से हो रही है, कतर से हो रही, कुवैत और कुछ खाड़ी देशों से भी हो रही है। क्या उन खातों की, उन ट्रांजैक्शंस की भी जांच होगी, उन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी चेक होगी? नहीं, अवश्य। मैंने कहा कि जो वो भी आय के स्रोत हैं, फंड क्यों आया और किस स्रोत से आया, या ऐसा तो नहीं कि केवल उसको एक वाया मीडिया बना के वहाँ से फंड को ट्रांसफ़र किया गया। फंड का मूल स्रोत क्या था, इसके तह में भी जाने का पूरा प्रयास होगा। सर, चर्चा है लखनऊ की एक संस्था है, नई दिल्ली की एक संस्था है, कुछ और ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो इस इस्लामिक दावा सेंटर को फंड दे रही थी। क्या वो सब भी आने वाले हैं जांच के दायरे में? मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया था कि इसके जद में जो भी लोग आएंगे और जिनकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या अभी तक ऐसा कुछ हुआ है जो डम्प एंड डेफ बच्चे थे जिनको कन्वर्ट कराया गया है इस्लाम में, इनको किसी भी तरह से हथियारों की कोई ट्रेनिंग दी जा रही थी? अभी इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जैसा आपको भी पता है कि डेफ एंड डम्प बच्चों को कम्युनिकेट करने की भी एक लैंग्वेज होती है। तो इन सभी चीज़ों को विवेचना के दौरान हम लोग देखेंगे।
तो ये यूपी के एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर हैं, जिनकी बात से एक बात ज़रूर साफ हो रही है कि ये पैन इंडिया अब हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन। करीब 10 से 12 प्रदेशों तक जांच पहुंच गई है, जिसमें यूपी एटीएस शामिल रहेगी। हो सकता है कल को इसमें सेंट्रल की कुछ एजेंसीज भी शामिल हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे प्रशांत कुमार जी कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और जबरदस्ती धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि अब तक जितने भी लोगों का धर्मांतरण हुआ है उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 55% एक रेशियो के मुताबिक 55% महिलाएं हैं और 45% पुरुष इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण कराया गया है और हर एक एंगल से अब इसकी जांच हो रही है। और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, यानी उत्तर प्रदेश का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कई ऐसे राज्यों का जिक्र किया जहां पर धर्मांतरण लगातार कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात हुई, बाहर से फंडिंग की बात हुई, उन्होंने कहा यह भी हम जांच कर रहे हैं कि किस तरह से यह फंडिंग हो रही थी। अकेला उमर गौतम था, उसके पीछे कितनी एजेंसियां थी, कौन कौन लोग थे, इन सब की तस्दीक करने की कोशिश हो रही है। और एटीएस पुख्ता सबूत जमा करने की कोशिश कर रही है कि जो धर्मांतरण का ये पूरा मुद्दा था, अगर वो सही तरीके से रखा जाए, सबूत पूरी तरह से रखा जाए, तो बहुत बड़ा ये पूरा मामला निकलकर सामने आएगा।